दिस इज साक्षी वर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग कंसेप्ट। तो आज हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के दो आखिरी टॉपिक के बारे में, जो कि है व्हाट डू कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट डू एंड दूसरा है हाउ डज पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ। तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि आखिर कमिटी क्या करती है एंड पार्लियामेंट कैसे अपने आप को रेगुलेट करती है। So, the committees plays a very vital role in day-to-day business of the house. तो जो members of the parliament होते हैं वो सेशंस में आते हैं, सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे वो विंटर सेशन हो, मॉनसून सेशन हो या बजट सेशन हो, ठीक है ना। तो ये तीन ही सेशन में हमारे जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है हाउस में आते हैं, लेकिन क्या उनके पीछे पार्लियामेंट में काम नहीं हो रहा होता है? बिल्कुल भी नहीं। ये जो कमिटीज के लोग होते हैं वो दिनचर्या वाले पार्लियामेंट में काम करते हैं, दिनचर्या के बेसिस। ऐसा नहीं है कि सेशन में ही वो काम करेंगे, वो डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस करते हैं, यानी हर एक दिन वो काम कर रहे होते हैं हाउस में, ठीक है। तो ये होता है काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है ना। तो हमारी जो लॉ मेकिंग प्रोसेस पार्लियामेंट तो करती है, लेकिन हम लोग ने जाना था हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉज में कि सेकेंड रीडिंग में जो बिल है वो कमिटीज के पास जाती है। तो कमिटीज के फंक्शन क्या होते हैं? तो कमिटी के फंक्शन क्या होते हैं? स्टडिंग डिमांड फॉर ग्रांट्स। तो वो जितने भी ग्रांट्स मांगते हैं सरकार, तो उसके डिमांड को जानना, समझना, क्यों, कैसे, वो तो कोई अपोजिशन पार्टी पूछती है, लेकिन ये इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, क्यों, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और क्या कर सकते हैं, मेन यही लोग करते हैं। ओके, लुकिंग इनटू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय वेरियस मिनिस्ट्री। तो ये लोग ये भी देखते हैं कि क्या खर्चा किया जा रहा है वेरियस मिनिस्ट्रीज के द्वारा, क्या एक्सपेंडिचर्स हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज के, ठीक है। तो 1983 से हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री कमिटी फंक्शन कर रही है। इंडिया में डेवलप किया गया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी को। तो अभी के दौर में 20 डिपार्टमेंटली रिलेटेड कमिटीज हैं, डिपार्टमेंट वाइज कमिटीज है। होम डिपार्टमेंट अलग होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, ऐसे ऐसे 20 डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज है, ठीक है ना, जो कि ये देखती है वही सब की बजट कैसा है, फिर एक्सपेंडिचर क्या है, फिर बिल के बारे में बात करती है। उसी तरह से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी है जो कि डिस्कस करती है एक पर्टिकुलर बिल पे, ठीक है ना। क्योंकि कमेटी है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फाइनेंशियल पर्पस से, बिल में क्या फ्लॉज है, क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, ये कमिटीज ही करती है। और ये कमिटी काफी इंपॉर्टेंट इसीलिए भी हो जाती है क्योंकि बर्डन को रिड्यूस करती है। अगर सारा काम पार्लियामेंट ही करता जाए तो काफी उनपे बोझ आ जाएगा, तो इसके बर्डन को भी ये काफी कम करती है। जो पार्लियामेंट है उनके जो रिकमेंडेशन है वो फॉलो करती है, हालांकि कुछ नहीं भी करती है, कुछ करती भी है, लेकिन रेयरली क्या होता है कभी कभी फॉलो नहीं भी करती है, ठीक है ना। तो ये जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं हाउ डज पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ। अपने आप को रेगुलेट कैसे करती है, अपने आप को कंट्रोल कैसे करती है, वो जानेंगे। पार्लियामेंट हम लोग सभी जानते हैं एक हाईएस्ट डिबेटिंग फोरम है जहाँ पे काफी डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, ठीक है। तो वो अपने मेंबर्स को रेगुलेट कैसे करती है? कुछ मेंबर मिसबिहेव भी करते हैं तो उनके कंडक्ट को कौन डिसाइड करता है, ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया है अबाउट इट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, कैसे आराम से इसमें कार्य हो सके शांतिपूर्वक ढंग से। जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होती है वो जो होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अबाउट द कंडक्ट ऑफ द हाउस।
अगर कोई भी मेंबर मिसबिहेव कर गया या किसी मेंबर को डिस्क्वालिफाइड करना है तो वो उस मैटर में कौन डिसीजन लेते हैं, तो कौन लेते हैं उस समय, प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेते हैं। ओके, फिर बात आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ की, जो कि है एंटी डिफेक्शन लॉ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, किस लिए, पहले ये जान लो कि डिफेक्शन होता क्या है। तो अगर कोई भी आदमी अगर चुनाव लड़ रहा होता है तो किसी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ रहा होता है, हालांकि कोई निर्दलीय भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होते हैं कि जो भी इंसान जो चुनाव लड़ रहा है किसी पार्टी के टिकट से लड़ रहा होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि मान लो कि उस पर्टिकुलर पार्टी से वो इलेक्टेड हो गए, ठीक है, लेकिन जीतने के बाद वो अपना दल बदल देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको मान लो कि अगर मान लीजिए कि ऐसी कोई पार्टी है, उसके जो मेंबर है वो जीत गए, लेकिन जीतने के बाद क्या वो दूसरे पार्टी में मूव कर गए, किस लिए, क्योंकि वो जो सामने वाली पार्टी है वो सत्ता में आ गई, तो वो दूसरे पार्टी में डिफेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसी के रोकने के लिए क्या लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसको, इस एविल प्रैक्टिस को रिमूव करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। अब कब लाया गया इसको, तो 1985 में, और किस अमेंडमेंट के द्वारा, 91st अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, तो इस अमेंडमेंट के द्वारा ये लाया गया। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे 12 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 10 शेड्यूल जिसके बारे में बात करता है, अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ, इसी के बारे में ही बात करता है। तो इस एविल प्रैक्टिस को हटाने के लिए ही ये एंटी डिफेक्शन लॉ आया था, ताकि पार्टी दूसरे पार्टी में डिफेक्ट ना हो सके, दूसरे पार्टी अपने पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में नहीं है, क्योंकि ये काफी गलत होता है। अगर मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर इंसान की पार्टी नहीं जीतती है तो दूसरी पार्टी में मूव कर सकते हैं सत्ता लेने के लिए, अगर उनको कोई मिनिस्ट्री ऑफर कर दे तो ये काफी अनडेमोक्रेटिक हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, एक मन में खाली सत्ताएं रहेगी, पब्लिक वेलफेयर का बात होगा ही नहीं। तो इस एविल प्रैक्टिस को हटाने की कोशिश की गई इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है इन सारे केसेस पे डिसीजन लेता है। अगर कोई भी ऐसा अगर काम करता है तो क्या उनका जो सदस्यता होता है वो हाउस का, वो क्या होता है, रद्द हो जाता है। ठीक है, और उनको ना ही कोई मिनिस्ट्री मिलेगी, और ऑब्वियसली बात है वो तो हाउस से डिस्क्वालिफाइड हो ही चुके हैं। ठीक है, और ये जो एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट आया है, इस डिफेक्शन को हटाने के लिए, ऐसा नहीं कि काफी इसमें सुधार आया है, अभी तो ऐसा कुछ मेजर सुधार नहीं देखने को मिला है, क्योंकि क्या होता है कि चुनाव के समय काफी पार्टी, एक मेंबर दूसरे पार्टी में, दूसरे मेंबर अपने पार्टी में, दूसरे पार्टी में जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, उनका मेन मोटिव होता है सत्ता जान। कोई भी ऐसा इंसान नहीं करेगा कि पब्लिक वेलफेयर को छोड़ के, अगर जो अच्छा इंसान रहेगा वो दूसरे पार्टी में जाएगा जस्ट बिकॉज सत्ता के लिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि लोग सत्ता पे ही ज्यादा मरते हैं, डिस्पाइट पीपल पब्लिक वेलफेयर पे तो कोई ध्यान मैक्सिमम लोग तो देते ही नहीं है। जो कुछ लोग जो ध्यान देते हैं तभी हमारा जो देश है वो अच्छे से रन कर पा रहा है, अगर वो भी ध्यान ना दे तो हमारे देश का क्या ही हालत होगा, आप लोग जान ही रहे हो। तो इस तरह से चैप्टर है जो ये खत्म होता है, और कंक्लूड हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, एंड पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव भी बैठे होते हैं पीपल के, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है डेमोक्रेसी के लिए। एंड ये जो हमारे एग्जीक्यूटिव पे है, इंपॉर्टेंट कंट्रोल लगाती है, लगाम लगाती है, एंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये काम कर रही होती है वो हमारे देश के लिए कानून बना रही होती है, जो कि किसी भी देश के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एंड हाँ, एक बात और, अगर आप जब भी कभी भी आंसर लिखो, लॉन्ग लेंथ आंसर लिखो 5 मार्क्स का 6 मार्क्स का, तो उसमें 3 से 4 लाइन कंक्लूजन दो, निष्कर्ष दो कि आप उस पर्टिकुलर चीज से क्या समझे हो, क्या आगे होना चाहिए, ये आप कंक्लूजन 2-3
लाइन 4 लाइन की जरूर लिखा करो, इससे आपका जो आंसर होगा काफी इफेक्टिव होगा, ठीक है ना। तो अभी से इसका प्रैक्टिस करो और हायर क्लासेस में जाओगे तो और इसमें एडवांस हो सकते हो, अच्छे हो सकते हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले, दैट इज जुडिशियरी चैप्टर 6। थैंक्स फॉर वॉचिंग।